देखो ये चैप्टर क्या है, पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, यानी दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको इंट्रो देखते हैं, इसका बेसिक समझते हैं कि इसमें है वेरिएबल्स और इसको हिंदी में बोलते हैं चर। तो पहले हम वेरिएबल समझ लेते हैं। वेरिएबल क्या है, वैसे बहुत सारे स्टूडेंट को पता रहता है, ये तुम लोगों को पता है। वेरिएबल का मतलब होता है, देखो नाम से ही पता चल रहा है, वेरिएबल इसका मतलब वैसा सिंबल या वैसा नोटेशन, ठीक है, जिसका वैल्यू वेरी करता है। वेरी करने का मतलब चेंज हो सकता है, फिक्स्ड नहीं होता है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं क्या, वेरिएबल। समझ गया। जैसे हम मैथ में लेते हैं वेरिएबल को, एक्स ले लेते हैं, कहीं वाई ले लेते हैं, कहीं जेड ले लेते हैं, है ना। ऐसे मतलब कोई भी नोटेशन तुम ले सकते हो। कहीं कहीं ए बी सी भी होता है, कहीं ए बी सी कॉन्स्टेंट रखा जाता है, वेरिएबल नहीं रखा जाता है। ठीक है, तो ए बी सी भी वेरिएबल कहीं हो सकता है, कहीं नहीं भी हो सकता है, वो लिखा रहेगा। जैसे अगर इक्वेशन में तो तुम समझ जाओगे कौन सा है कौन सा नहीं है। ठीक है, अब देखो इसके बाद है इक्वेशन। इक्वेशन क्या होता है, देखो इक्वेशन होता है वैसा स्टेटमेंट, कोई स्टेटमेंट हो जिसमें इक्वल का साइन हो और कम से कम एक वेरिएबल हो, एक चर हो। ठीक है, क्या हो, एक इक्वल का साइन हो, सबसे पहले बराबर का साइन हो, और चर हो उसमें एक, जैसे 3x + 5। ठीक है, इक्वल में मान लो हम यहाँ पे लिख देते हैं 8। ठीक है, तो इसमें इक्वल आ रहा है, वेरिएबल यानी चर आ रहा है, तो ये क्या होगा, इक्वेशन होगा, यानी समीकरण होगा। ठीक है, समीकरण दूसरा भी हो सकता है, जैसे 3x² + 5x + 2 = 9। ये भी समीकरण है, क्योंकि इसमें भी इक्वल का साइन है और इसमें भी वेरिएबल भी है। ठीक है, इसमें एक और, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मान लो एक और वेरिएबल ऐड कर दिया तो 2 वेरिएबल आ गया, फिर भी ये इक्वेशन है। अगर इसको मैं ये हटाता हूं तो ये इक्वेशन है, लेकिन इसमें एक वेरिएबल है। कितना वेरिएबल है, एक वेरिएबल है, एक चर है। ठीक है, तो ये क्या है, इक्वेशन। इक्वेशन हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, समीकरण। अब देखो एक चीज देखो, इस इक्वेशन में अगर तुम देखोगे तो इसमें वेरिएबल का पावर कितना है, एक है। और एक इक्वेशन में वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना है, हाईएस्ट पावर हम देखते हैं। इसमें हाईएस्ट पावर वेरिएबल का 1 है, इसमें हाईएस्ट पावर वेरिएबल का 2 है। तो जिसमें हाईएस्ट पावर 1 होता है ना वेरिएबल का, यानी चर संख्या का हाईएस्ट पावर कितना हो, 1 हो। यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है ना। तो उसको हम बोलते हैं रैखिक समीकरण। समझा, रैखिक समीकरण मतलब लीनियर इक्वेशन। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है, पावर हाईएस्ट पावर 1 है, तो ये क्या है, लीनियर इक्वेशन है। समझा, लीनियर इक्वेशन तो है ही ये, और इसमें हाईएस्ट पावर 1 है, तो इसलिए लीनियर इक्वेशन है। हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, रैखिक समीकरण। और इसमें देखोगे तो ये भी इक्वेशन है इक्वेशन। तो इसमें हाईएस्ट पावर कितना है वेरिएबल का, 2 है। समझ में आ रहा है तुमको, इसमें हाईएस्ट पावर कितना है वेरिएबल का, 2। तो देखो जब हाईएस्ट पावर वेरिएबल का 2 होता है ना, तो उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हिंदी में इसको बोलते हैं द्विघातीय समीकरण। समझा, क्यों, हाईएस्ट पावर कितना है, 2। तो याद रखना, हाईएस्ट पावर अगर 1 हो तो उसको हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशन, यानी रैखिक समीकरण। ठीक है, तो तुम लोग को वेरिएबल समझ में आ गया, इक्वेशन समझ में आ गया,
लीनियर इक्वेशन समझ में आ गया। अब इसमें हमें पढ़ना जो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, है ना, क्या है, दो। तो वैसा इक्वेशन हमें बनाना है। सबसे पहले इक्वेशन देखना है जिसमें इक्वल का साइन होगा इक्वेशन में, और दो वेरिएबल होना चाहिए और लीनियर भी होना चाहिए। ठीक है, तो देखो, तो ये ऐसे बनेगा 3x प्लस 2y प्लस इक्वल, ये इक्वल में मान लो 5 है, सपोज कर लो ये। ठीक है, अब इसमें देखो कितने वेरिएबल है, इसमें दो वेरिएबल है, x और y, दो चर संख्या है। इसके बाद बताओ ये लीनियर है या नहीं। हाईएस्ट पावर x का भी पावर 1 है, y का भी पावर 1 है, तो लीनियर इक्वेशन है, लीनियर है। इक्वेशन है क्योंकि इक्वल का साइन है, तो समझ गया। तो इसका मतलब ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो अब एक चीज याद रखो, जैसे ही दो वेरिएबल आएगा ना, तो उसको सॉल्व करने के लिए हमें एक और इक्वेशन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, क्या, एक और इक्वेशन की जरूरत पड़ती है। इसी में इसलिए लिखा है पेयर्स, और इसमें लिखा है युग्म। युग्म मतलब होता है जोड़ा, तभी तुम सॉल्व कर पाओगे, वरना सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे जैसे मैं एक और इक्वेशन लिख दूंगा, 7x माइनस 3y इक्वल में 5, सॉरी 3y इक्वल में 4 मान लो, क्या है 4। तो अब ये लीनियर इक्वेशन ये भी है, ये भी है, दोनों में दो दो वेरिएबल है और दो दो पेयर है, तो इसी से हम x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। समझ गया, इतना समझा, चलो नोट करो। देखो अब आगे देखते हैं। तो हमने देखा कि इक्वेशन क्या होता है, लीनियर इक्वेशन क्या होता है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इसका जनरल फॉर्म। क्या, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जनरल फॉर्म, यानी सामान्य रूप फॉर्म। यानी ये इक्वेशन किस फॉर्म में होता है। ठीक है, तो ध्यान देखो, दो ये पेयर होना चाहिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। ठीक है, रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण का पेयर होना चाहिए। तो ये इस फॉर्म में होता है, देखो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल में 0। ठीक है, इक्वल के दूसरे साइड 0 होना चाहिए। अगर इस साइड कोई नंबर है तो तुम इस साइड ले आओगे। ठीक है, दूसरा इक्वेशन हो जाता है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल में 0। ये दो इक्वेशन, दो पेयर बन गया इसका। ठीक है, अब देखो इसमें हाँ, अब मान लो किसी नंबर से पहले माइनस है, याद रखना। ठीक है, किसी नंबर से पहले अगर मान लो मैं एक एग्जाम्पल दे देता हूँ, जैसे 3x माइनस 5y इक्वल में -2, ये है। तो सबसे पहले ये इस साइड हम अगर जनरल फॉर्म में लाएंगे तो ये इस साइड नहीं रहेगा, इस साइड ले आएंगे। तो ये माइनस में है, इस साइड आएगा, तो यानी इसको हम कैसे लिखेंगे, इस साइड 0 हो जाएगा और इस साइड +2 हो जाएगा, है ना, होगा। वैसे ही 4x प्लस 3y, ओके, मान लो इक्वल में था इधर 7, तो इस साइड हमें 7 नहीं रखना है, हमें क्या करना है, इस 7 को इस साइड ही रखना है। तो ये इस साइड आएगा तो -7 होगा, है ना, इक्वल में 0। अब देखो ये दोनों एक ही फॉर्म है, याद रखो। तो अब देखो यहाँ ध्यान से, पहले वाले इक्वेशन में a1x है a1x है, तो x तो दोनों में सेम है, तो a1 के जगह पे क्या आ रहा है, 3 आ रहा है।
देख ध्यान से यहाँ, फिर b1y है दूसरा टर्म, इसमें है b1y, ये -5y। तो देखो यहाँ पे प्लस है लेकिन यहाँ पे क्या है माइनस, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ। देखो a1 का वैल्यू क्या था, a1 3 है 3, ध्यान से समझो, प्लस b1y है, यहाँ पे है -5y, y दोनों में है, तो b के जगह पे क्या आ रहा है -5 आ रहा है, b की जगह पे क्या आ रहा है, b1 की जगह पे -5। याद रखना अगर माइनस में है नंबर तो वो माइनस में ही लेंगे, अगर यहाँ पे माइनस में है तो b1 की वैल्यू माइनस में ही आएगा, जैसे मैंने लिखा यहाँ -5। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो -5 और प्लस, ऐसे लिख सकता हूँ, इसको मैं ब्रैकेट में बंद कर दूंगा, +2। अब देखा, अब यहाँ पे प्लस आ गया, प्लस यहाँ y यहाँ, और b1 की जगह पे क्या है -5, समझा। फिर c1 की जगह पे क्या है, c1 की जगह पे 2, अगर मान लो यहाँ पे कुछ नहीं होता तो 0 है ना, c1 की जगह पे है 2। वैसे ही देखो, अब दूसरा वाले को दूसरे वाले से कंपेयर करेंगे, x दोनों में, a2 की जगह पे 4 होगा, a2 की जगह पे क्या है 4, b2 के जगह पे क्या है y दोनों में, b2 के जगह पे है 3, और c2 के जगह पे क्या है, देखो ये प्लस में और ये माइनस में, तो माइनस में हम ही लेंगे, c2 क्या होगा -7। समझ गए, समझ में आया क्या, 2 है, z कहाँ से आ गया, हाँ 2 है 2। अब देखो तो अब देखो, इससे हम एक कंक्लूजन पे निकलते हैं। अब जैसे इस ऐसा इक्वेशन है ना, दो पेयर वाले इक्वेशन, तो दो उसमें से दोनों इक्वेशन का कहीं कहीं हो सकता है एक ही x और y का एक एक वैल्यू आए, क्या है, किसी भी एक मतलब दोनों इक्वेशन का जो x और y का वैल्यू निकलेगा एक मतलब एक एक वैल्यू ही आए। मैं x का मान y नहीं कह रहा हूं, मतलब x का एक मान आएगा, समझा, और y का भी एक मान, जैसे x बराबर, यहाँ पे मान लो इसको सॉल्व करोगे तो 1 आएगा और y का बराबर भी 1 आएगा, या कहीं पे दूसरा इक्वेशन सॉल्व करोगे तो x बराबर 2 आएगा, y बराबर 3 आएगा। ठीक है, तो दोनों का एक एक, इसके अलावा कोई आंसर ना हो, समझा, मतलब x का एक ही मान है ना 2, y का भी एक ही मान है 3, तो एक ही सॉल्यूशन आए, एक ही आंसर आए। ठीक है, कहीं हो सकता है एक से ज्यादा आंसर आ जाए, होता है, ठीक है, मतलब बहुत सारा सॉल्यूशन आ जाता है, और कहीं ये हो सकता है कि एक भी सॉल्यूशन ना आए, समझा, कहीं क्या हो सकता है एक भी सॉल्यूशन ना हो। ठीक है, तो वो कब कब होता है वो हम समझते हैं। ठीक है, चलो अब जैसे मान लो देखो, इससे हम चेक करेंगे a1/a2 बराबर नहीं है अगर b1/b2 के। ठीक है, पहला ये है a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। ठीक है, तो ये जो लाइन होगा इसका, देखो एक चीज याद रखो, ये जो समीकरण है ना, ये समीकरण वो एक लाइन को डिनोट करता है हमेशा, एक रेखा को, और ये भी समीकरण एक रेखा को डिनोट करेगा, समझा, मतलब इसको ग्राफ में हम बनाते हैं, तुम लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा शायद, नए वाले सिलेबस में डिलीट कर दिया है, पुराने वाले सिलेबस में था कि ग्राफ बनाना होता था लाइन का। ठीक है,
तो जैसे ये समीकरण है ना 4x + 3y = 7, तो हो सकता है मान लो, मतलब किसी और का मैं बता रहा हूँ, एक समीकरण का एक ये ग्राफ होगा, ठीक है, मान लो ये किसी का भी हो सकता है, यही मान लो ax + by + c का ग्राफ है ये लाइन, ठीक है, वो मैं सिखाऊंगा कि कैसे बनता है ग्राफ। दूसरा अगर मान लो दूसरा समीकरण का ये ग्राफ है, ठीक है, और ये जहां पे कट कर रहा है ना वहां पे उसी का x और y का वैल्यू वही होता है, समझा? हाँ, तो देखो कोई ये कट कर रहा है, तो इस कंडीशन में ये ऐसा जब रहेगा ना a1/a2 और b1/b2 बराबर नहीं होगा, तभी ऐसा मिलता है हमें, मतलब एक दूसरे का ग्राफ जो है, रेखा एक दूसरे को काटता है, ठीक है, और काटने का मतलब जहां मिलेगा वहीं पे एक हल है उसका, कितना हल है? एक हल है, एक सॉल्यूशन है। तो ऐसे में हमेशा जो होता है लाइन कैसा होता है? इंटरसेक्टिंग होता है। कैसा होता है? इंटरसेक्टिंग लाइन, मतलब प्रतिच्छेदी रेखा होता है। क्या होता है? इंटरसेक्टिंग लाइन, हिंदी वाले लिख लेंगे अपना यहाँ पे प्रतिच्छेदी, ठीक है, मतलब एक दूसरे को काटता है रेखा, जब a1/a2 b1/b2 के बराबर ना हो तो, ठीक है। अब निकालेंगे कैसे? देखो a1 की जगह पे है 3 और b1 की जगह पे क्या है? -5। इसके बाद a2 के जगह पे क्या, सॉरी नहीं, गलत नहीं लिख दिया, a1/a2 है ना, तो a1/a2 की जगह पे है 4 इक्वल दे ऐसे दे सकते हो। b1 की जगह पे है -5 और b2 की जगह पे है 3। ये बताओ दोनों इक्वल है क्या? नहीं है, ये इक्वल नहीं है, यानी इसका जो ये मान लो ये जो समीकरण है इसका इंटरसेक्टिंग लाइन होगा। अगर ग्राफ बनाएंगे तो रेखा एक दूसरे को काटेगा, समझा? तो ये समझ में आ गया। अब इंटरसेक्टिंग लाइन है तो देखो कभी भी याद रखो, जहां पे ये दोनों रेखा मिलती है ना, जहां पे दोनों लाइन मिलता है वही सॉल्यूशन होता है, वही हल होता है। तो एक जगह मिल रहा है तो कितना हल होगा इसका? यूनिक हल होगा। यूनिक हल का मतलब है कि एक हल होगा। कितना है? यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन होगा इसका मतलब एक हल होगा। अद्वितीय हल के इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अद्वितीय हल हिंदी में, ठीक है। अब देखो दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है कि तीनों बराबर हो, a1/a2 बराबर हो b1/b2 बराबर हो c1/c2, ठीक है। तो ये जो लाइन होता है वो कैसा होता है? कोइंसिडेंट होता है। क्या होता है? कोइंसिडेंट लाइन। हिंदी में इसको बोलते हैं संपाती रेखा, लाइन। अब देखो हिंदी में इसको संपाती ही बोलते हैं ना, निकालना जरा देखो। तो देखो कोइंसिडेंट लाइन जो होता है वो संपाती होता है। इसका ग्राफ अगर तुम बनाओगे ना, इसका ग्राफ बनाओगे तो कैसा बनेगा? देखो मान लो एक समीकरण का ग्राफ, एक इक्वेशन का ऐसा बना है, ठीक है, तो दूसरा जो समीकरण होगा उसका ग्राफ सेम इसी लाइन पे आएगा, समझा? दूसरा समीकरण का ग्राफ मतलब दूसरा समीकरण का भी जो ग्राफ बनेगा, लाइन बनेगा, वो इसी पे आएगा। दोनों एक दूसरे के ऊपर होंगे, और एक दूसरे के ऊपर होंगे तो देखो यहां भी हल है, यहां भी हल है, यहां भी हल है, बहुत सारा पॉइंट है इसमें, तो मतलब बहुत सारे हल है, समझा? समझ में आया नहीं क्यों होता है? अभी तुमको बताया था कि जहां पे मिलता है वहां पे हल निकलता है उसका। यहाँ पे एक जगह मिल रहा था पहले वाले कंडीशन में तो एक हल था, यहाँ पे तीनों बराबर है तो लाइन क्या होगा? कोइंसिडेंट, यानी संपाती रेखा, यानी पूरा लाइन ही एक दूसरे के ऊपर है, तो हर जगह तो वो मिल ही रहा है, तो यानी बहुत सारा हल होगा। तो इसको हम बोलेंगे क्या? मेनी सॉल्यूशन। क्या? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन।
समझा? मतलब इसका अनगिनत कई हल है, अनगिनत अनेक हल है। समझ गया? तो कब हो? जब a1 अपॉन में a2 बराबर हो किसके? b1 अपॉन b2 के और c1 अपॉन c2 को। और जैसे मैंने इसका भी चेक किया था ना, वैसे ही चेक करना है तुम लोगों को। तीसरा देखो, तीसरा यहाँ पे लिखता हूँ, ये भी वहाँ नहीं है। तीसरा क्या है? a1 अपॉन a2 बराबर हो b1 अपॉन b2 के और बराबर नहीं हो c1 अपॉन c2 के। ठीक है? पहला वाला a1 अपॉन a2 बराबर हो b1 अपॉन b2 के और दूसरा वाला बराबर नहीं हो c1 अपॉन c2 के। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो इसका ग्राफ जो बनेगा, तो ध्यान से देखो, यहाँ पे बनाता हूँ। इसका ग्राफ जो बनेगा ना, तो ऐसा बनेगा। मान लो पहले वाले लाइन का ऐसा बना, मैं मान के चल रहा हूँ, ग्राफ कैसा भी बन सकता है। ठीक है? तो इस कंडीशन में अगर ऐसा आएगा, इन सबको यहाँ पे वैल्यू पुट करने पर कि पहला a1 अपॉन a2 बराबर हो गया b1 अपॉन b2 के और बराबर नहीं हुआ c1 अपॉन c2 के, तो इसका ग्राफ जो बनता है ये ऐसा बनता है, पैरेलल। पैरेलल मतलब समांतर। ठीक है? मेरे पास स्केल नहीं है इसलिए थोड़ा टेढ़ा मेरा हो जा रहा है। समांतर बनेगा। समांतर का मतलब ये कभी एक दूसरे को कट करेगा ही नहीं। कट नहीं करेगा तो कैसा बनेगा? एक भी सोल्यूशन होगा उसका? नहीं होगा। तो इसको हम बोलते हैं पैरेलल लाइन। कैसा होता है? हाँ, तो इसका जो ये होगा वो पैरेलल लाइन होगा। ठीक है? और सोल्यूशन क्या होगा? इसको हिंदी में बोलेंगे समांतर रेखा। समांतर रेखा ऐसे बनेगा दोनों का। तुम लोग अगर नोट करोगे तो ये सामने सामने इसके बगल में उतारना। जैसे इसका ये है तो बगल में उतारना, इसका ये है तो इसके बगल में उतारना और इसका मतलब उसके बगल में। ठीक है? तो इसका कितना सॉल्यूशन होगा? नो सॉल्यूशन, मतलब कोई भी हल नहीं है इसका। नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं है। ठीक है? क्यों नहीं है कोई हल? क्योंकि ये एक दूसरे को काट ही नहीं जाएगा। और समांतर रेखा जो होता है वो कभी एक दूसरे को नहीं काटता है। समझा? समांतर रेखा कभी एक दूसरे को नहीं काटता है, पैरेलल लाइन एक दूसरे को कभी नहीं काटता है। ठीक है? चलो नोट करो इतना जल्दी से।